नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने दैनिक जीवन में नींबू, संतरा, इमली, इसके अलावा इनो, इसके अलावा हमने बेकिंग सोडा, साबुन, सर्फ इन सब का प्रयोग करते हैं। इन सभी में अम्ल और क्षार होते हैं। जैसे कि नींबू, संतरा, इमली इनके अंदर अम्ल होता है। तो वही बात करते हैं सोडा, सर्फ, साबुन, इसके अलावा आपका बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है वो इनमें क्षार होता है। तो हम सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल वे होते हैं जो कि जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। अम्ल को जब हम जल में घोलते हैं तो ये H प्लस आयन प्रदान करेंगे। हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे कि ये नींबू है, इस नींबू पर हमने एक नीला लिटमस पेपर लगाया। नीला लिटमस पेपर जिस एरिया में लगा है वहां पर अम्ल जैसे ही इस लिटमस पेपर के संपर्क में आता है तो ये नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। इसी प्रकार हम अम्लता ज्ञात कर सकते हैं। लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक होता है। यह जो लिटमस पेपर है यह लिटमस विलियन से बनाया जाता है और लिटमस विलियन जो है एक थेलोफाइटा समूह का लाइकेन पौधा है, उससे प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से लिटमस पेपर का उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अम्ल जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। इसके उदाहरण है नींबू, संतरा, इमली, इनमें अम्ल होता है। रासायनिक रूप से अम्ल के उदाहरण पढ़ें तो सबसे पहला है HCl। HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल का उदाहरण है। HI हाइड्रोजन और आयोडीन, हाइड्रो आयोडिक एसिड। इसके अतिरिक्त HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा भी कहा जाता है। अब हम कुछ प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे कि सिरका। सिरका को हम एसिडिक अम्ल बोलते हैं। एसिडिक अम्ल का 7 से 8% विलयन सिरका कहलाता है। इसमें 7 से 8% एसिडिक अम्ल और 92% जो है पानी होता है, उसे हम सिरका कहते हैं। और सिरका जो है या एसिटिक अम्ल जो है एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। प्रिजर्वेटिव कहने का मतलब है जैसे कि अचार, मुरब्बा है, उसमें हम सिरका की 1 से 2 बूंद डाल देते हैं तो वह खराब नहीं होता है, इसलिए सिरका बहुत ही उपयोगी है। इसके अलावा संतरा, हम जो संतरा प्रयोग में लेते हैं उसमें जो है सिट्रिक अम्ल होता है। संतरे में भी खटास होती है सिट्रिक अम्ल होने के कारण। इमली, इमली में खटास होती है और टार्टरिक अम्ल के कारण इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इसके अलावा टमाटर, टमाटर में भी अम्ल होता है, उसे बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। दूध जो होता है, दूध में अगर खटास आने लग गई मतलब कि उसके अंदर लेक्टिक अम्ल बनने लगा है। दूध से जो दही बनता है, छाछ बनती है, उसमें लेक्टिक अम्ल होता है। वैसे दूध में अगर देखें तो उसमें लेक्टोबेसिलस करके बैक्टीरिया पनपते हैं। अगर दूध में लेक्टोबेसिलस ग्रो होने लग जाते हैं तो वो कुछ ही समय में दूध के अंदर जो है लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देते हैं और दूध खट्टा हो जाता है, धीरे धीरे दही में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल होता है। चींटी जब हमें जरा सा काट लेती है तो उस स्थान पर लाल जो है लाल लाल निशान हो जाता है और साथ ही जलन मचने लग जाती है। मतलब कि चींटी ने जैसे ही काटा तो मिथेनोइक अम्ल हमारे स्किन के अंदर गया और हमें जलन महसूस होती है। इसी प्रकार आपने मधुमक्खी और इनमें भी देखा है, इनमें भी इनके डंक में भी अम्ल होता है और ये जैसे ही काटते हैं तो उस स्थान पर बहुत अधिक जलन होती है। नेटल का डंक, नेटल का डंक जो है इसमें भी मिथेनोइक अम्ल होता है। नेटल जो है एक प्रकार का शाकीय पौधा है। इसके पौधे के अंदर भी मिथेनोइक अम्ल बनता है। अगर ये पौधा हमारी स्किन के संपर्क में आता है तो हमें जलन होने लगती है। क्षारक यानी बेस, आपने दैनिक जीवन में साबुन, सोडा, सर्फ, इसके अलावा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया होगा। इन सभी में क्षारक होता है, क्षार होता है। क्षारक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि जलीय विलयन में OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जो होते हैं वो जल में घुलकर OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं।
जैसे कि ये NaOH, इसको जैसे ही जल में घोलेंगे तो यह OH माइनस आयन देने लग जाएगा। इसी प्रकार क्षारक जो है स्वाद में कसीले या कड़वे होते हैं। इनका स्वाद जो है कड़वापन या कसीलापन होता है। इसी प्रकार क्षारक जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब वही लिटमस पेपर की बात आ गई। लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है। जैसे कि ये लिटमस पेपर है, इसको जैसे ही साबुन के संपर्क में या सोडे के संपर्क में लाते हैं तो ये लाल लिटमस पेपर जो है वो नीला हो जाएगा। ये नीला हो गया। इस प्रकार से यह क्षारक होने की सूचना दे रहा है। इसी प्रकार क्षारक जो है जल में घुल मतलब कि जल में घुलनशील क्षारक को हम क्षार कहते हैं। क्षारक के उदाहरण है सोडा, साबुन, सर्फ। ये दैनिक जीवन में जो सामान्य रूप से उपयोगी क्षारक है। अब क्षार के जो केमिकल जो है उदाहरण पढ़ते हैं, रासायनिक उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है NaOH। NaOH एक क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड OH, यह भी एक क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Ca कैल्शियम OH ट्वाइस, मतलब कि OH हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से ये क्षार के रासायनिक उदाहरण है। अब हम पढ़ते हैं सूचक या इंडिकेटर के बारे में। मतलब कि हमने अभी जैसे लिटमस पेपर की सहायता से अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाया था। तो लिटमस पेपर क्या काम कर रहा था कि अम्ल और क्षार की दोनों की सूचना दे रहा था, इसलिए हम इसको सूचक, लिटमस पेपर को भी सूचक कहेंगे। तो सूचक के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन द्वारा सूचित करता है, उसे हम सूचक कहते हैं। जैसे कि इन सूचक का जब प्रयोग करेंगे तो या तो रंग में परिवर्तन हो जाएगा या उसमें कुछ विशेष प्रकार से जो है गंध में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसलिए ये सूचक का काम करेंगे। अब सूचक के प्रकार पढ़ते हैं। सूचक जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वे सूचक होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हैं। इसे प्राकृतिक सूचक कहेंगे। जैसे इसके उदाहरण है लिटमस और हल्दी। लिटमस पेपर का हमने प्रयोग किया था। लिटमस पेपर जो है वो लिटमस विलियन से बना है और लिटमस विलियन जो है एक थेलोफाइटा समूह के पौधे लाइकेन से बना है। इसी प्रकार हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। आपने देखा होगा कि हल्दी को जब साबुन या सोडे के संपर्क में लाते हैं तो वह जो है लाल भूरे रंग का पानी हो जाता है। इस प्रकार हल्दी भी कहीं ना कहीं अम्लीयता और क्षारीयता का सूचक है। कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक वे होते हैं जो कि केमिकली लैब में मतलब प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन, ये कृत्रिम सूचक है। गंधीय सूचक। गंधीय सूचक वे होते हैं जो गंध के माध्यम से सूचना देते हैं कि यह अम्ल है या क्षार है। जैसे प्याज का रस, लौंग का तेल, ये दोनों गंधीय सूचक है। जैसे कि प्याज, प्याज का रस या प्याज के जो टुकड़े कर देते हैं और उन्हें एक कपड़े में बांधकर रात भर रख देते हैं ताकि प्याज का रस मतलब कि उस कपड़े में जो है पूरी तरह चला जाए और उसकी गंध भी उस कपड़े के अंदर चली जाए। अब हम उस कपड़े के 2 भाग करते हैं और उन दोनों भागों में एक कपड़े के भाग पर HCl यानी अम्ल डालते हैं और एक कपड़े के भाग के ऊपर हम क्षार NaOH डालते हैं और दोनों कपड़ों के ऊपर उसकी गंध का आभास करते हैं। तो अम्ल जिस पर है उसकी गंध अलग आएगी और क्षार है उसकी गंध अलग आएगी। अब हम अम्ल और क्षार के डिटेक्शन के लिए मतलब अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग और यूनिवर्सल पीएच पेपर का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे कि लिटमस पेपर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिटमस पेपर 2 प्रकार के, ब्लू और रेड, मतलब नीला और लाल। और एक होता है यूनिवर्सल पीएच पेपर। यूनिवर्सल पीएच पेपर वह होता है जो कि हमारे पास जो भी विलियन है उसकी पीएच बताता है कि कलर के आधार पर पीएच बताएगा कि कितनी पीएच वाला हमारे पास विलियन उपस्थित है। अब हम प्रयोग के आधार पर देखें तो जैसे कि ये नीला लिटमस पेपर है। नीला लिटमस पेपर है लेकिन इस बीकर के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन मतलब कि अम्लीय विलियन है। अब अम्लीय विलियन के अंदर जैसे ही नीला लिटमस पेपर डाला तो यह नीला लिटमस पेपर क्या हो गया, लाल हो गया। मतलब ये सूचना दे रहा है कि इस बीकर के अंदर क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार लाल लिटमस पेपर की बात करें तो लाल लिटमस पेपर को हमने जैसे ही इस बीकर के अंदर डाला तो ये लाल लिटमस पेपर क्या हो गया, नीला हो गया। तो यह क्या सूचना दे रहा है कि इस विलियन के अंदर क्या है, क्षारीय विलियन है, मतलब कि क्षार है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल पीएच पेपर की।
यूनिवर्सल पीएच पेपर वह होता है जो कि अपने कलर के आधार पे, मतलब कि कलर परिवर्तन के आधार पे पीएच बताएगा। इसमें देखें कि जैसे एसिडिक मतलब अम्लीय अगर होगा विलियन, तो ये इस प्रकार से कलर शो करेगा। अगर न्यूट्रल मतलब उदासीन होगा तो इस प्रकार से ग्रीन कलर शो करेगा। इसी प्रकार एल्केलाइन मतलब कि क्षारीय होगा तो इस प्रकार से कलर शो करेगा, मतलब कि डार्क नीला है तो वो हाईली एल्केलाइन है, और डार्क रेड है तो हाईली एसिडिक है, और हरा है तो न्यूट्रल है। इस प्रकार से यह एक पीएच स्केल का काम कर रही है ना। इसमें अगर जीरो आएगा तो रेड कलर आएगा तो जीरो पीएच है, रेड से थोड़ा हल्का हो जाएगा तो एक है, पीला आएगा तो तीन है। इसी प्रकार से ये कलर के आधार पे हम पीएच देखेंगे। जैसे कि ये बीकर है, इस बीकर में जैसे ही यूनिवर्सल पीएच पेपर को हम अंदर इंटर कराते हैं, तो जैसे ही पीएच पेपर को इंटर कराते हैं तो यह पीएच पेपर का जो कलर है यह नीला हो जाता है। अब नीला हो जाता है तो हम इस पीएच स्केल के आधार पर देखते हैं कि किस प्रकार से इसका कलर है। तो इसका कलर इससे मैच कर रहा है, मतलब कि इसका पीएच क्या है, 12 है, मतलब ये क्षारीय विलयन है। इस प्रकार से हम लिटमस पेपर और यूनिवर्सल पीएच पेपर, इन दोनों की सहायता से हम किसी भी विलयन का पीएच ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी एक सूचक के रूप में प्रयोग की जा रही है। जैसे हल्दी का हमने कांच के गिलास में हल्दी का थोड़ा सा पाउडर लिया, और एक गिलास में हमने नींबू का रस डाल दिया, और एक गिलास में हल्दी के अंदर हमने सोडा या सर्फ डाल दिया। अब इसके कलर को देखते हैं। जैसे कि इसका कलर तो पीला ही है, हल्दी के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब अम्ल के साथ इसने कोई सूचना नहीं दी, लेकिन क्षार के साथ इसके रंग में परिवर्तन हो गया। जैसे ही क्षार मिलाया तो यह जो है डार्क ब्राउन या रेड कलर का हो जाता है। इस प्रकार से यह शो करता है कि यह क्षार है। इस प्रकार से हम हल्दी को सूचक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर की बात करें तो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर पीएच के आधार पे कलर शो करता है। जैसे 0 से 3 पीएच है तो ऑरेंज, और अगर 4 से 7 पीएच हो गई तो वह कलरलेस हो जाएगा, ऑरेंज को कलरलेस कर देगा। इसी प्रकार अगर 8 से 10 पीएच है तो उसमें पिंक कलर शो करेगा, और इसी 8 से 10 पीएच को हम जैसे ही बढ़ाएंगे, 11 से 14 कर दिया तो यह वापस कलरलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिनोप्थेलिन इंडिकेटर कलर के माध्यम से पीएच शो करता है। इसी प्रकार प्याज की बात करें तो प्याज भी एक सूचक के रूप में काम करता है, वेनिला एक सूचक के रूप में काम करता है, लौंग का तेल भी सूचक के रूप में काम करता है। जैसे हम प्याज को हम जब इसमें लेमन मतलब नींबू के अंदर जो अम्ल है इसके साथ मिलाएंगे तो इसकी स्मेल में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ही कम स्मेल आने लग जाएगी। तो यह भी एक सूचक की तरह काम करता है। अम्लों के गुण। अम्ल जो है संक्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब कि अम्ल ऐसे होते हैं जो किसी भी वस्तु को खराब कर सकते हैं। जैसे कि अगर अम्ल टाइल्स या किसी के ऊपर गिर गया तो उस के ऊपर गिरते ही उसे खराब कर देगा। अम्ल धातुओं के ऊपर गिरा तो धातुओं को खराब कर देगा। इसी प्रकार से अम्ल विद्युत चालकता दर्शाते हैं। जैसा कि अगर पानी के अंदर थोड़ी सी अम्ल की मात्रा मिलाई तो वह जो है करंट के प्रवाह को उस पानी के अंदर भी फैला देगा। अम्ल धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस विमुक्त करते हैं। जैसे कि ये HCl अम्ल है, इसमें जैसे ही जिंक मिलाई तो जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया कर जल और लवण बनाते हैं। जैसे कि अम्ल जो है अगर क्षार के साथ मिलाएंगे तो अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेंगे और लवण और जल बना देंगे। जैसे कि अम्ल HCl और क्षार NaOH है, दोनों आपस में क्रिया की तो यहाँ पर NaCl लवण बन गया और जल बन गया। अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों और बाई कार्बोनेटों के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त करता है। इसी प्रकार अम्लों के और भी हमने गुण पहले पढ़े हैं। जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल के उदाहरण भी पढ़े हमने, नींबू, संतरा, इमली। इसके अलावा अम्ल के उदाहरण हमने HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल भी पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं क्षार के गुण। क्षार के गुण, क्षार को जैसे ही जल में मिलाते हैं तो OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जो है स्वाद में कसेले या कड़वे होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार जो है सांद्र अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं, उन्हें उदासीन कर देते हैं। वही बात हो गई, क्षार जो है अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं।
क्षार के उदाहरण सोडा, साबुन, सर्फ है। इसके अलावा रासायनिक उदाहरण पढ़े तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार के उदाहरण है। अम्ल और क्षार में अंतर की बात करते हैं तो अम्ल और क्षार में अंतर हमने अभी तक जो है अम्ल और क्षार दोनों पढ़े हैं तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया है। अम्ल जो है स्वाद में खट्टे, वहीं क्षार जो है स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षार क्या देते हैं, OH- आयन। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वहीं क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल के उदाहरण नींबू, इमली, HCl, H2SO4 है। वहीं क्षार के उदाहरण है सोडा, सर्फ, साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है। अब हम अम्ल की धातु के साथ क्रिया का एक प्रायोगिक प्रदर्शन देखते हैं। अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है ज्वलनशील गैस है, बहुत ही ज्वलनशील गैस है। जैसे ही इसके सामने हम माचिस की तीली या आग बताते हैं, यह जल उठती है। मतलब कि बहुत ही ज्वलनशील गैस है हाइड्रोजन। इसलिए इसका हमें प्रायोगिक प्रदर्शन भी करना है तो बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। इसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता लगेगी वो देखते हैं। एक जो है परख नली स्टैंड। परख नली स्टैंड के बाद हमें एक परख नली की आवश्यकता लगेगी। परख नली के बाद हमें एक प्रवाह नली की आवश्यकता लगेगी, एक कॉर्क की आवश्यकता लगेगी और साथ ही एक बीकर है। इस बीकर के अंदर हम साबुन का विलयन ले लेंगे। हम प्रयोग देखते हैं। जैसे कि ये परख नली स्टैंड है, इस परख नली स्टैंड के ऊपर हमने एक परख नली को बांध लिया है। अब परख नली के अंदर हम अम्ल लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लेते हैं। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर हमने क्या डाला, जिंक के टुकड़े डाले। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर जैसे ही जिंक के टुकड़े डाले तो अम्ल ने जिंक के साथ क्रिया करना शुरू कर दी। उसी दौरान यहाँ पर अम्ल जिंक से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनने लग जाएगी। हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनेगी तो वह इस प्रवाह नली से होते हुए इस साबुन के विलयन में जाएगी। अब जैसे ही साबुन के विलयन में हाइड्रोजन गैस जाएगी तो इस साबुन के विलयन के अंदर जैसे ही जाने पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनने लग जाएंगे और वो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन के ऊपर की ओर हवा में उड़ने लग जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और हवा में उड़ने लग जाएगी। इसी प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर इन बुलबुलों के सामने जैसे ही हम मोमबत्ती से जो है इसके सामने आग बताएंगे तो जैसे ही बताएंगे तो ये बुलबुले जो है फटने लग जाएंगे। मतलब कि जैसे छोटे छोटे टिकड़ी फूटती है ऐसे ही ये फूटने लग जाएगी और फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, दहन होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर अम्ल ने हाइड्रोजन से अम्ल ने जिंक से क्रिया की है और क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस विमुक्त की है। इसे एक समीकरण से देखते हैं। जैसे कि ये जिंक है, जिंक ने अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया की तो यहाँ पर ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो गई। इस प्रकार अम्ल की धातु के साथ क्रिया का प्रदर्शन हमने देखा है। अब हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया हमने अभी अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा है। अम्ल और क्षार दोनों जो है एक दूसरे को उदासीन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि दोनों की अगर मात्रा बराबर होगी तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। जैसे कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि क्षारक प्लस अम्ल दोनों आपस में क्रिया की, दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया और लवण प्लस जल बन गया तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि क्षारक में NaOH है, NaOH को हम अम्ल HCl में मिलाते हैं तो यहाँ पर Na और Cl दोनों मिल गए तो NaCl मतलब लवण बन गया और OH और H ये दोनों मिल गए तो यहाँ पर H2O बन गया। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।